कृषि का विविधीकरण। आज देखते हैं कृषि का विविधीकरण। तो इसका अर्थ देखते हैं कृषि का विविधीकरण का। कृषि विविधीकरण से अभिप्राय मूल रूप से कृषि में, कृषि विविधीकरण का अभिप्राय मूल रूप से कृषि में, मूल रूप से कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना। मूल रूप से कृषि में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना, उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं, कृषि की सहायक क्रियाओं का मूल रूप से क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब कृषि विविधीकरण का अभिप्राय है मूल रूप से क्या करना, कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करके फसल उत्पादन करना और कृषि की सहायक क्रियाओं, कृषि की सहायक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें खाद्यान्न फसल, गैर खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल भी होती है और गैर खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे खाद्यान्न फसल में फल, फूल, सब्जियां, एक खाद्यान्न फसल। उसी प्रकार हम देखते हैं गैर खाद्यान्न फसल, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, इनको हम गैर कृषि कार्य शामिल करते हैं। इस प्रकार मतलब कृषि कार्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य, गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना ही कृषि का विविधीकरण कहलाता है। ठीक है, कृषि का विविधीकरण किसे कहेंगे? कृषि विविधीकरण का अभिप्राय है मूल रूप से कृषि में फसल उत्पादन करना, फसल उगाना और कृषि की सहायक क्रियाओं का, कृषि की सहायक क्रियाओं का अध्ययन करना ही कृषि विविधीकरण कहलाता है। अब हम इसमें खाद्यान्न फसल का उत्पादन करते हैं और गैर खाद्यान्न फसल का उत्पादन करते हैं। खाद्यान्न फसल में आप सबको मालूम, फल, फूल, सब्जियां। गैर खाद्यान्न फसल पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, डेयरी विकास और वानिकी, कृषि वानिकी, इसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। भारत में कृषि का विविधीकरण, पहला है पशुपालन एवं डेयरी विकास, पशुपालन एवं डेयरी विकास। श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड की सफलता से आज भारत में, श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड की सफलता के बाद भारत ने आज क्या किया है, विश्व में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र, विश्व में यदि देखें तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, उन्नति की है। क्या बताओगे? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तब जानते हो श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड की सफलता के बाद भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। भारत प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्र बन गए। अब हम देखते हैं कि इसके जो सूत्रधार है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है वर्गीस कुरियन। ये इनके सूत्रधार है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये इनके सूत्रधार हैं जिन्होंने इस योजना के क्षेत्र में, इस योजना में प्रमुख भूमिका निभाई और इस योजना की सफलता का
मुख्य श्रेय, पशुपालन डेयरी विकास में सफलता का मुख्य श्रेय किसको जाता है? वर्गीस कुरियन महोदय को जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति जिसको हम कहते हैं, ये सूत्रधार है दुग्ध उत्पादन में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति अपनाया गया, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देना। तो वर्गीस कुरियन, इन्होंने जैसे हरित क्रांति, उसी पर श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के उत्पादक के लिए देखें, सूत्रधार देखें, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में विशेष इनका योगदान रहा है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में 1970 में डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। 1970 में डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया या स्थापना की गई, जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन अर्थव्यवस्था के सबसे, कुक्कुट पालन क्या है? अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख क्षेत्र है और ये क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुक्कुट पालन में हमारे अर्थव्यवस्था का, देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। कुक्कुट पालन के क्षेत्र है, तेजी से उभरता जा रहे हैं। वर्तमान में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में यदि देखें, वर्तमान में अंडा उत्पादन क्षेत्र में विश्व के 5 देशों में, विश्व के यदि हम अंडा उत्पादन क्षेत्र में देखें तो विश्व के 5 जो देश है, इसमें भारत का अग्रणी स्थान, भारत आगे। तीसरा है मत्स्य पालन, देश में मत्स्य उत्पादन में तेजी से, देश में मत्स्य पालन में तेजी से क्या हो रही है? प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। मत्स्य पालन में हम देखें, सबसे बड़ा भारत देश मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और एशिया में हम देखें तो एशिया में भी भारत मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है उत्पादन के क्षेत्र में। और पालन के क्षेत्र में हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है भारत। यदि हम देखें तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन, जिसका हरित क्रांति को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार देश में गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया, उसी प्रकार देश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए पीली क्रांति को अपनाया गया, पीली क्रांति को अपनाया गया। जैसे हम देखते हैं सरसों, सरसों के द्वारा आज हम देखें तो तेल का उत्पादन, तिलहन जिसको हम कहते हैं, सरसों के द्वारा तेल निकाला जाता है, तो पीली क्रांति को अपनाया गया। पीली क्रांति कहा जाता है तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जो क्रांति अपनाई गई, इसको हम पीली क्रांति के नाम से। इस प्रकार हरित क्रांति आप पढ़ेंगे, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, हरित क्रांति में गेहूं चावल उत्पादन, उसी प्रकार पीली क्रांति में किसके लिए अपनाए गए? तिलहन फसल को प्रोत्साहन देने के पीली क्रांति अपनाई गई, जिससे देश में तेल के उत्पादन में काफी वृद्धि हो। बागवानी को प्रोत्साहन, बागवानी को प्रोत्साहन, बागवानी के अंतर्गत हम देखें तो बागवानी के अंतर्गत फल, फूल और सब्जी को शामिल किया गया।
बागवानी के अंतर्गत फल फूल सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है और बागवानी के द्वारा क्या हो रही है, फल फूल और सब्जियों के उत्पादन में काफी तेजी आई है। बागवानी को प्रोत्साहन में बागवानी के अंतर्गत इसको अपनाए गए हैं फल फूल सब्जी, इसके उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है और इसको अपनाने से फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, तेजी हुई, यह तेजी आई। भारत में यदि वर्तमान में देखें फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में इसका दूसरा स्थान है। यदि हम देखें वर्तमान में फल और सब्जी उत्पादन में देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। बागवानी के प्रोत्साहन में क्या बताओगे, हमारे भारत देश में फल और सब्जियों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसकी विकास तेजी से हो रहा है। और यदि हम विश्व में इसका अध्ययन करें तो विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। बागान फसलों को प्रोत्साहन, बागान में चाय, कहवा जिसको हम कॉफी बोलते हैं, और रबड़, ये मुख्य रूप से है। चाय, कॉफी, रबड़, ये तीनों हैं बागान फसलों के उत्पादन किया। बागान बागान, चाय बागान, कहवा जिसको हम कहते हैं कॉफी, और रबड़, ये तीनों हैं मुख्य रूप से बागान फसलों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो चाय हम देखें तो चाय भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यदि हम देखें तो भारत में चाय उत्पादक और उपभोग दोनों के क्षेत्र में, चाय के उत्पादन में और उपभोग के क्षेत्र में यदि देखें तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ विश्व के चाय उत्पादन का 27% उत्पादन किया जाता है। यदि हम देखें तो विश्व के कुल चाय उत्पादन का 27% चाय उत्पादन, विश्व की कुल चाय उत्पादन का 27% चाय उत्पादन भारत में किया जाता है। और इनका व्यापार देखें तो विश्व व्यापार में हम देखें तो इसका 15% योगदान है। 27% उत्पादन और विश्व बाजार में 15% इसका योगदान होता है। निर्यात का उत्पादन, निर्यात के क्षेत्र में देखें तो 20% उत्पादन का निर्यात किया जाता है। उत्पादन का 20% निर्यात किया जाता है। भारत से दूसरे देशों को चाय का निर्यात किया जाता है। इसके बाद काफी योजना काल में यदि हम देखें या योजना अवधि में देखें तो काफी उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। ये भी बागान फसलों के रूप में इसको उत्पादन करते हैं। बागान फसल के रूप में काफी का महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि हम देखें तो सिर्फ 4% है। विश्व उत्पादन में हमारे भारत में काफी उत्पादन बहुत कम होता है। विश्व उत्पादन में सिर्फ 4% काफी उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार काफी उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं हो पाई। उसके बाद हम देखते हैं रबड़, प्राकृतिक रबड़। रबड़ की खेती दक्षिणी भारत में की जाती है। रबड़ की खेती में दक्षिणी भारत में की जाती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, ये 3 जिला है, राज्य है। कहाँ कहाँ होता है रबड़ का उत्पादन? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 क्षेत्र है जहाँ रबड़ का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत के यदि हम रबड़ उत्पादन में देखें तो विश्व में 4था स्थान है। रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है। ये हो गए बागान फसलों के रूप में। चाय, कॉफी और रबड़ इसमें बागान फसलों के रूप में उत्पादन करते हैं। इसके बाद देखते हैं कृषि विविधीकरण के लाभ। कृषि विविधीकरण से क्या क्या लाभ हो सकता है? तो पहले कृषि आय में वृद्धि। कृषि विविधीकरण से कृषि की द्वारा
कृषि विविधीकरण के अंतर्गत हम देखें तो किसानों की आय में वृद्धि हो रही, क्योंकि पहले किसान क्या करता था, सिर्फ फसल उत्पादन करते थे, लेकिन अब फसल उत्पादन के साथ साथ गैर फसल उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। व्यापारिक फसल उत्पादन से कृषि उत्पादन किया जाता है, तो कृषि उत्पादन में हम देखें तो व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। पहले खाद्यान्न फसलों को उत्पादन की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गए हैं, व्यापारिक फसल का भी उत्पादन करने, और व्यापारिक फसल उत्पादन करने से क्या हो रही, उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति हो रही है। अब उद्योगों को यदि कच्चे माल की प्राप्ति होगी तो किसानों की आय में तो वृद्धि होगी ही, इसके साथ साथ अधिक से अधिक कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का निर्माण होगा। ये पहला है कृषि आय में वृद्धि। क्या बताओगे, कृषि आय में वृद्धि में कृषि विविधीकरण से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। पहले किसान क्या करते थे, फसल उत्पादन करते थे, खाद्यान्न फसल का उत्पादन करते थे, लेकिन हम कृषि में विविधीकरण को अपनाने के कारण अब किसान में व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे, और व्यापारिक फसल में उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। रोजगार सृजन, कृषि विविधीकरण में बागवानी, कृषि विविधीकरण में बागवानी है, फल फूल सब्जी जिसका उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विविधीकरण के कारण क्या हो रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि कृषि में आज क्या करें, फल फूल सब्जियों का भी उत्पादन करें। इसके साथ साथ कृषि विविधीकरण के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कुक्कुट पालन, इन सबको अपनाई जा रही है, जिसके कारण क्या हो गया, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। तीसरा है आय में निश्चितता। कृषि विविधीकरण के कारण क्या हो रही है, किसानों को नियमित और निश्चित आय की प्राप्ति हो रही है। कृषि विविधीकरण के कारण क्या हो रही है, किसानों की आय निश्चित हो गई, निश्चितता और नियमितता देखने को मिल रही है। किसानों की आय में कृषि विविधीकरण के कारण क्या हो रही है, नियमितता और निश्चितता देखने को मिल रही है। मतलब निश्चित मात्रा में किसानों की आय या उनको रोजगार के साथ साथ आय की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं कि खराब मौसम या विपरीत परिस्थितियों, खराब मौसम के कारण पहले क्या होता था, फसल नष्ट हो जाती थी, या विपरीत परिस्थितियां आ जाती थी तो फसल नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, इससे भी किसानों को छुटकारा मिल रहा है, जिसके कारण किसानों को नुकसान न होकर के उनकी आय में निश्चितता बनी हुई। पारिस्थितिकी संतुलन, कृषि विविधीकरण के कारण पारिस्थितिक संतुलन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पहले हम क्या करते थे, अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते थे। अब इसमें क्या हो रही है, पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसानों के द्वारा फसलों का हेराफेरी की जा रही है, फसलों में हेराफेरी की जा रही है, या रीले फसलों का सहारा लिया जा रहा है, रीले फसल का सहारा लिया जा रहा है, जिससे हमको क्या करना नहीं पड़ा है, अधिकाधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का, उर्वरकों का प्रयोग, इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण पारिस्थितिक संतुलन बनी हुई, पारिस्थितिक संतुलन पाई जा रही है। और पांचवा है खाद व ऊर्जा उत्पादन। कृषि विविधीकरण के कारण आज हम देखते हैं हमको खाद की भी प्राप्ति हो रही है। गोबर, पशुपालन का कार्य हम करें, मुर्गी पालन का कार्य करें, मत्स्य पालन का कार्य करें, इससे हमको क्या की प्राप्ति हो रही है, खाद की प्राप्ति हो रही है। अलग से हमको रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ा, इसी से हमको खाद की प्राप्ति हो रही है और ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है।
जैसे गोबर है, गोबर से ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, आप सबको मालूम है। गोबर से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, गोबर गैस प्लांट, इससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी। इस प्रकार कृषि में विविधीकरण के कारण खाद के साथ साथ ऊर्जा के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इनके अलावा बच्चे सब्जी है, बागवानी फसल या सब्जियों की जो अवशिष्ट पदार्थ है, इसके जो अवशिष्ट पदार्थ व्यापारिक फसल या सब्जी है, इनके अवशिष्ट पदार्थ से ईंधन, गैस व जैविक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में बागवानी कृषि या व्यापारिक फसलों के कारण क्या हो रही है, इसके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं इनके द्वारा हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, खाद की प्राप्ति हो रही है, जैविक खाद जिसमें होते हैं, गैस की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार कृषि में विविधीकरण से ये हमको लाभ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है।